नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, पूरे राष्ट्र से जुड़ा है और कहीं ना कहीं वो हमारे देश की भविष्य को निर्धारित करेगा। ये आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप राजनीतिक पार्टियों में रुचि रखते हैं और उनसे होने वाले विकास कार्यों को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कुछ फैक्ट्स को जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप देश में किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट को या किसी भी मंदिर को आप अपना पैसा दान करते हैं तो आपको 50% की छूट मिलती है। 50% का आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करते हैं तो आपको 100% की छूट मिलती है। बिल्कुल, यानी कि आप धर्म के नाम पे पैसा देंगे तो आपको 50% है, लेकिन राजनीतिक पार्टी को देते हैं तो आप 100% पूरा छूट ले सकते हैं। आप जब मंदिर में पैसा देते हैं तो आपको अपने आइडेंटिटी बतानी बेहद जरूरी है। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आप कौन है, कहां से पैसा लाए, आपको सब बताना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, आधार नंबर जो है आपका लिंक होना जरूरी है, मैंडेटरी है एक आम आदमी के लिए। यदि किसी भी प्रकार का दान देते हैं तो आपको यहां पे अपना जो बैंक अकाउंट है वो आधार लिंक होना चाहिए, जबकि यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। राजनीतिक पार्टी में यह बंदिश नहीं है। कैश डिपॉजिट जो लिमिट है आप देख सकते हैं यहां पे 50,000 तक अगर आप पैसा जमा कराते हैं या इससे ऊपर जमा कराते हैं तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ डिटेल आपको यहां सबमिट करनी पड़ेगी। जबकि यहां पर राजनीतिक पार्टी के लिए आपको किसी भी प्रकार की बंदिश फिर नहीं है। और एक बार फिर से ऑडिट की समस्या रहेगी आपको, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी वगैरह वगैरह जितना भी है, ये सारी चीजें आपको आएगी यदि आप किसी और चीज को दान देते हैं। लेकिन यदि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान दे दिया, नो ऑडिट। देखिए, एक बहुत बड़ी आयरनी है जो हमारे देश में है और इसी आयरनी से आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरुआत होती है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातों को हमें समझ लेना चाहिए कि इस टॉपिक है वो आया कहां से है। बात करते हैं 15 फरवरी 2024 को, जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि जो चुनावी चंदा जो लेने की प्रक्रिया है उसको असंवैधानिक करार कर देता है। कहता है कि ये जो तरीका है सरकार का ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके बाद देश की राजनीति में तहलका मच जाता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इस पूरे माजरे को हम ढंग से समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इस तरीके से समझेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़े, दो बातों को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहले कि ये वीडियो जो है वो पूरा नॉन पॉलिटिकल है। मेरा उद्देश्य किसी पार्टी को समर्थन करना या किसी पार्टी के विरोध में बोलना नहीं है। तो आप सबसे पहले उस चश्मे से इस वीडियो को ना देखें कि ये भाजपा का है या कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है। हम नॉन पॉलिटिकल, नॉन बायस होकर इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और दूसरा ये कि कोई भी राजनीतिक पार्टी देश में बिना चंदे के नहीं चल सकती, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने कोई आय स्रोत नहीं होती है, उनकी कोई अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चलती है वो चंदे से ही चल सकती है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं। तो इनके पास अपने कोई प्रोडक्ट नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है और वहां से कमा रही है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आप देखते हैं, अब जितना भी आपने सुना है, इन सबका जो स्रोत है वो पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ चंदा है। अब चंदा कैसे आएगा वो हम बाद में बात करने वाले हैं। अब चंदा रिक्वायर्ड क्यों है? एक राष्ट्रीय पार्टी को बहुत सारे खर्चे करने को पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप देखा है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए, तो आप देखना, तो जब भी कोई चुनावी कैंपेन होता है, कोई भी नेताजी आ रहे हैं तो उनके लिए बड़े बड़े पोर्टेबल लग रहे हैं। या यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर के खर्चे हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, इतनी सारी भीड़ जुटानी पड़ती है, उनकी पूरी टेंट व्यवस्था है, उनके खाने की व्यवस्था है, रैली करी जा रही है, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इतने सारे फूड जो बनाए, इतने सारे गिफ्ट आइटम बांटे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इतने सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए पार्टी के पास होना चाहिए पैसा। यानी कि जो पार्टी जितना ज्यादा पैसा होल्ड करती है वो पार्टी उतनी ही पावरफुल होगी। बिल्कुल सही बात है साहब, कि उसके जो खर्च करने की जितनी क्षमता होगी वो उतनी ही बड़ी पार्टी होगी। अब ये पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा चंदे से। अब भाई इनको चंदा कोई क्यों देगा? आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आप बताइए, अगर आपको कुछ पैसा दान देना है, आपके पास कुछ ऐसा आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, मुझे किसी को दान देना है, तो आप किसे दान देंगे? आप गरीब भूखे नंगे लोगों को आप देंगे कि यार जो वास्तव में निर्धन हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको देंगे? आप मंदिर में पैसा देंगे? आप स्कूल हॉस्पिटल्स में पैसा देंगे? या किसी नेताजी को या राजनीतिक पार्टी को देंगे? आपका जवाब होगा कि नहीं साहब, दान देना है तो हम बाकी तीन जो मेथड है हम उनमें से किसी को यूज करेंगे, ये तो हमारे पास नहीं रहेगा।
लेकिन आश्चर्य की बात है दोस्तों कि राजनीतिक पार्टियों का जो चंदा है वो करोड़ों में है, और ये इतना बड़ा चंदा है कि आज सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता होने लगी है कि इतना ज्यादा, क्योंकि देश में जितना पैसा खर्च चुनाव पे हो रहा है, आपको विश्वास होगा कि हम विश्व में नंबर 1 हैं चुनावी खर्चों को लेकर। भारत में जितना इस चुनाव पे खर्च किया जाता है, पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में इतना पैसा चुनाव पे खर्च नहीं किया जाता है। और सारा पैसा जो राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है वो चंदे के माध्यम से मिल रहा है। अभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हमें बात आई कि ये पैसा जब देने की बात आई तो हमने 3 सोर्स बाकी चुने थे, लेकिन बाकी सारे लोग जो है राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रहे हैं। जब भी आपने देखा होगा कोई आदमी कोई दान देता है तो एक छोटा सा दान देता है तो भी अपने पंखे पे अपना नाम लिख देता है कि डोनेटेड बाय, ये जो दान दिया गया। और जब भी कोई किसी भी प्रकार का दान देगा, चाहे वो रक्तदान हो या जब भी कोई फल वितरण हो, तो चाहता है कि वो लाइमलाइट में आए, उसके फोटोज आए। और बाकायदा जितनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे धर्मशाला हो, मंदिर हो, ट्रस्ट हो, वहां पे जितने भी दानदाता हैं उनकी सूची बनती है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, यदि किसी आदमी ने 500 रुपए भी चंदा दिया है तो वो चाहता है कि उसका नाम रोशन हो, वो लाइमलाइट में आए और लोग उसे पहचाने। लेकिन हमारे देश में कुछ उल्टा चल रहा है। यहाँ पे करोड़ों रुपए दिया जा रहा है लेकिन लोग अपना नाम छुपा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बता नहीं रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि नाम नहीं बताया जा रहा है, और राजनीतिक पार्टियां भी चाहती है कि इनके नाम बाहर ना आए। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं देश की आजादी के समय पे, क्योंकि ये सारा सिस्टम वहां से जुड़ा हुआ है। जब 1951 में पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आई थी और सबसे ज्यादा जो शासनकाल रहा है वो कांग्रेस का ही रहा है, तो उस वक्त भी चुनावी चंदे की जरूरत होती थी। देश नया नया आजाद हुआ था और हम उस वक्त दूध के जले हुए थे, और दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अभी अभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देश को छोड़, अब और कोई कंपनी अपना अधिपत्य देश में ना जमा ले, इसके लिए एक प्रक्रिया शुरू की, वो थे लाइसेंस देने का सिस्टम, जिसको लाइसेंस राज कहा गया। तो अब देश में यदि किसी को भी अपना कारखाना लगाना है, कोई भी बिजनेस शुरू करना है, तो उसको सबसे पहले लेना पड़ता था लाइसेंस सरकार से। और जब भी कोई कंपनी अपना लाइसेंस लेने जाती थी तो उसको बदले में कुछ सरकार को फेवर करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए मुझे गड़ी लगाने का कारखाना लगाना है, तो मैं सरकार के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि सरकार मुझे गड़ी लगाने का कारखाना लगाना है, तो आप मुझे लाइसेंस दे दीजिए। तो सरकार मुझे कहेगी कि भाई आप अकेले तो हो नहीं, आपके साथ में ये जो 10 लोग खड़े हैं ये भी एप्लीकेंट है, तो मैं आपको फेवर क्यों करूं। तो मैं बोलूंगा सरकार जी आप चिंता मत करिए, मैंने आपके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है। ये अलग से जो व्यवस्था है वो वही चुनावी चंदा है। अब इस वक्त सरकार को सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े जो उस वक्त के सेठ लोग थे, जैसे कि बिरला है, ठाकुरदास है, बड़े जो कॉर्पोरेट घराने थे, वो इस वक्त चुनावी चंदा देते थे ताकि राजनीतिक पार्टी मजबूत बने। और इस राजनीतिक चंदे से ये लोग पार्टी मजबूत होती चली गई। अब बदले में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने थे ये अपने फेवर में डिसीजन करवाते थे, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनती थी वो अब इनके हिसाब से बनती थी। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ, इसका बेनिफिट जरूर लेते थे। तो ये एक ऐसा समय था वो 1951 का, ये प्रोसेस चलता रहा तब तक जब तक कि 1967 नहीं आ गया। लेकिन उस वक्त सबसे खास बात ये थी कि जब तक 67 आया उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। इंपॉर्टेंट चेंजेस ये थे कि 1961 में द इनकम टैक्स एक्ट आया, जिसके तहत ATGG-B और ATGG-C एक्ट हुए, जिसके तहत अब पैसा लिया जाने लगा। तो लेकिन अब तक ये हो रहा था कि जितना पैसा था जो कंपनी एक्ट के तहत राजनीतिक पार्टियों के पास आ रहा था, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। बाकी जो पार्टियां जैसे कि उस वक्त भारतीय जनसंघ, जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी है, या जो कम्युनिस्ट पार्टी या दूसरी जो पार्टियां, वो बहुत छोटी थी, उनका इतना बड़ा कद नहीं था। तो अक्सर जो राजघराने थे या जो कॉर्पोरेट जो लॉबी थी वो उसी पार्टी को हमेशा पैसा देती थी जो पावरफुल है, जो सत्ता में है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा लाभ यहां तक लिया। लेकिन जब 1967 आया तब एक बार देश की राजनीति में पूरा बड़ा परिवर्तन आया। एक पार्टी थी जिसका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, स्वतंत्र पार्टी, जो 1959 में बनी थी, जिसके C गोपालाचारी इसके फाउंडर थे। ये इस वक्त एक इतने बड़ा परिवर्तन था कि पहली बार कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा था, और 9 स्टेट में जो गवर्नमेंट थी वो पूरी चेंज हो गई थी। आप देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस में 283 सीटें मिली थी, बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ था। स्वतंत्र पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से 44 सीटें यहां पर जीती थी। जनसंघ ने यहां पहली बार 35 सीटें जीती थी। और
जब इंदिरा गांधी ने यह देखा कि दूसरी पार्टियां अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और इनको सही पोषण मिल गया, पोषण मतलब यदि इनको पैसा मिल गया तो ये बहुत बड़ी हो सकती हैं, तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब यह सही टाइम है कि यहाँ पर देश में रिफॉर्म लाने चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस जितना भी पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा सिर्फ इंडिया में नहीं था, बाहर से भी पैसा आ रहा था, लोग चैनलाइज करके पैसा ले रहे थे, राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए बाहर से भी पैसा आ रहा था। तो जो कंपनी एक्ट था 1956 उसमें कुछ क्लॉज जोड़े गए कि जितने भी है, कोई भी अब जो पैसा है कोई भी राजनीतिक पार्टी डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकती। और साथ में आया FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। इसके तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी बाहर से या किसी भी इस तरीके से पैसा नहीं ले सकती। अब नया सिस्टम शुरू हुआ, इस टाइप को कहा जाता है ब्रीफ केस गवर्नमेंट। अब ये ब्रीफ केस गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब लोगों का जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने का जो तरीका था वो सिर्फ कैश था। आप अपने ब्रीफ केस में पूरा पैसा भर के लाइए और अपना लाइसेंस ले जाइए। तो इस वक्त का जो समय था वो ब्रीफ केस गवर्नमेंट के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ और यहाँ पे जम के कालाबाजारी होने लगी, खूब सारा ब्लैक मनी यहाँ पे जनरेट होना शुरू हुआ। सिलसिला चलता रहा और फिर जब आई राजीव गांधी गवर्नमेंट, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि यार पैसा तो मार्केट में चल ही रहा है, इतना सारा ब्लैक मनी चल रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी। तो उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि साहब ठीक है, ये काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम को चेंज करते हैं। जब राजीव गांधी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस बैन को हटा दिया 1985 के अंदर और उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया कि देखिए यदि आपकी कंपनी है, आप कंपनी डोनेट करती किसी भी चीज को, तो आप 25,000 रुपए तक पैसा डोनेट कर सकते हैं, या आपकी कंपनी का जितना भी एवरेज प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का जो लास्ट 3 साल है उसका जितना प्रॉफिट है उसका आप 5% एवरेज प्रॉफिट आप दे सकते हैं, जिसको बाद में 7.5% कर दिया गया था। लेकिन इसमें आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी कि 25,000 देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनियों के सामने प्रॉब्लम यह थी कि पैसा किसे दें। अगर सामने ए और बी पार्टी है, मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप ए पार्टी या बी पार्टी में से जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो आप किसे चंदा देंगे? और डिस्क्लोजर से बाद में पता लग जाएगा कि आपने ए को दिया है, बी दिया है। यदि आपने ए को चंदा दिया है और ए जीत जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि चंदा ए को दिया है और बी जीत गई है तो डिस्क्लोजर से उसको पता लग जाएगा कि अच्छा इसने मुझे पैसा नहीं दिया है और वो आपसे व्यापारिक रंजिश पाल सकती है। तो यह प्रावधान यहां ठीक नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन आगे चल के 1996 में टाटा ग्रुप आगे आया और उन्होंने एक अपना ट्रस्ट बनाया। उन्होंने क्या कहा, एक अच्छा प्रावधान बनाया। उन्होंने बोला कि इसको बोला गया इंडिया फर्स्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसमें यह था कि जितनी भी कंपनीज हैं जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना चाहती है, उनको डायरेक्ट पैसा देने की जरूरत नहीं है, वे एक इस ट्रस्ट में अपना पैसा दे दें और इस ट्रस्ट के माध्यम से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनको पैसा जाएगा, डायरेक्ट इनको डोनेट करने की जरूरत नहीं थी। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह था कि कभी यह पता नहीं लग पाएगा कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा दिया है। तो एक अच्छा सिस्टम डल हुआ, तो ये सबको समझ में आ गई बात, हाँ ये ठीक है। और जिसको वो फेवर करना चाहते थे वो चुपचाप अंदर से फेवर कर लेते थे। तो ये सिस्टम जब शुरू हुआ तो यहां पे भर भर के पैसा इस ट्रस्ट में आने लगा और इनको देखकर बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपने इलेक्टोरल ट्रस्ट बना लिए। तो ये सिस्टम अब बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया सबके लिए और यहां पर पैसा आने लगा। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई क्योंकि भीड़ को इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, ये उस वक्त बाहुबलियों का काम था। ये वो पीरियड था 1996 के अंदर कि जो जितने भी जो क्रिमिनल लोग थे, जो बहुत ज्यादा दबंग लोग थे, वो इस चीज में बड़े माहिर थे। और धीरे 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 जब ये सब काम उनसे करवाने लगे नेता लोग, तो उनको लगा यार जब काम सारा हम कर रहे हैं तो ये सब काम तो जितना भी है हम खुद नेता क्यों नहीं बन जाए। तो ये लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ने शुरू किए और इस पीरियड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो दागी नेता हैं, जो क्रिमिनल नेता हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें यहां से निकल के आए। आप देखेंगे कि आज भी हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जो प्रत्याशी हैं जिन पे बहुत जो दागदार हैं, जिन पे बहुत सारे आरोप हैं। खैर अभी आते हैं वापस मुद्दे पर, और यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल केसेस थे 40% आप देख सकते हैं जो एमपीज थे उन पे क्रिमिनल चार्जेस थे। तो अब सारा पैसा जितना भी है वो अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से आने लगा। तो ये चीज यहां तक चलती रही। तो राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी चंदा लेने का जो ये मेथड है वो तब तक चलता रहा जब तक कि 2003 नहीं आ गया। 2003 जब आया तो एक बार फिर से कुछ अमेंडमेंट किया गया। जो अमेंडमेंट था
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ये वही एक्ट है जिसके तहत राजनीतिक पार्टियों का गठन और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैसे चुने जाएंगे, उन सभी की बातें लेखा जोखा इसमें है। तो इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, उसके तहत ये था कि सेक्शन 29C को बदला गया, जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपको 20,000 रुपए तक यदि आप किसी पार्टी को डोनेट करते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई आदमी 19,800 रुपए यदि किसी पार्टी को दे रहा है तो उसको आपको यहां तक अपना डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको आयकर में छूट भी मिलेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात सुनने में लग रही है। तो हुआ ये कि लोगों ने अब इसका भी तोड़ निकाल लिया। अब तोड़ ये था कि जितने भी डोनेशंस आ रहे थे वो ये आ रहे थे 18,800, 19,500, 19,000, 19,800, जितने भी हैं करोड़ों रुपए की डोनेशन ऐसे आने लगी। आपको याद होगा दोस्तों कि मायावती जी ने एक बार ऑफिशियली कहा था कि जब उनके खाते में 400 करोड़ रुपए मिले थे पार्टी फंड में, तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो पार्टी फंड का पैसा है। और जब उसकी पूरी जांच की गई तो सारा पैसा इसी फॉर्म में लिया गया था, 19,400, 19,800, और सारा पैसा जो था वो अंडर इस लिमिट में था ताकि इस सब चीजों की दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से चीजें जब मैनेज होने लगी तो फिर लगा कि नहीं, एक बार फिर से अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये पैसा तो रोटेट हो ही रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसका अपने हिसाब से इसका यूज करने लग गई है। तो एक बार फिर से जरूरत महसूस हुई कि कुछ किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो वक्त आया वो 2017 का आया, जब लेट अरुण जेटली जी उस वक्त पार्लियामेंट में थे और उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि 70 साल हो गए हैं आजादी को और अभी तक हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए जिसके तहत पारदर्शिता से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनावी जो चंदा है उसकी व्यवस्था की जाए और देश को मजबूत बनाया जाए। इस स्पीच के साथ उन्होंने एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जो सबके लिए चौंकाने वाली थी, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने बोला था कि साहब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो पैसा है वो कैश घूम रहा है पूरे मार्केट के अंदर, और ये कैश जो है, ये पैसा राष्ट्र के काम का है ही नहीं। क्यों ना इस पूरे पैसे को हम सिस्टम में ले लें, बैंक के थ्रू जो जितना भी पैसा है वो आना शुरू हो, और बैंक के थ्रू इस पैसे को लेने की जो प्रक्रिया थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड था। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो अलग अलग डिनोमिनेशन में अवेलेबल थे, यानी कि 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भी अवेलेबल थे। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉर्पोरेट घराना किसी राजनीतिक पार्टी को यदि सपोर्ट करना चाहता है तो उसे कुछ नहीं करना है, सिंपली एसबीआई में जाना है। देश में 29 ऐसी एसबीआई की शाखाएं थी जो अधिकृत थी जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे थे, हर कहीं किसी भी बैंक में नहीं मिल रहे थे। तो एसबीआई यहां पे अधिकृत किया गया था, तो आपको सिर्फ सिंपली एसबीआई में जाना है और अपना पैसा वहां देना है और आपको बदले में मिलेगा वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड। इस बॉन्ड को आपको 15 दिनों में अपनी मनचाही राजनीतिक पार्टी को हैंड ओवर करना है, यह अनिवार्यता थी। और यदि आपने 15 दिनों में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को उस राजनीतिक पार्टी को नहीं दिया तो यह पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक ऑडिट में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जो है वो पीएम रिलीफ फंड में मिला है, सिर्फ इस नाम से, क्योंकि उस 15 दिनों में किसी ने उस अमाउंट को क्लेम नहीं किया था। खैर जो भी था, ये सारी शर्तें थी, 29 शाखाएं बना दी गई। अब और इसका भी एक स्पेसिफिक पीरियड था, ऐसा नहीं कि आप साल भर जाके कभी भी ले लें। एक टाइम डिसाइड किया कि इस पीरियड के बीच में जाकर ही आप वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते थे और पार्टियों को आप दे सकते थे। तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि जितना भी पैसा होगा वो सिस्टम में आएगा, बैंक के थ्रू आएगा। दोस्तों अब तक ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारा पैसा जब सिस्टम से आ रहा है, बैंक के थ्रू आ रहा है, तो ये प्रोसीजर तो बहुत अच्छा है, राष्ट्र के विकास के लिए कितना सारा पैसा आएगा, आखिर राजनीतिक पार्टियां और ये सब सिस्टम गलत है कहां। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए पहले एक बार आपको इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड का जो सिस्टम है उसको ढंग से समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी है जो अपना पैसा डोनेट करना चाहती है किसी राजनीतिक पार्टी को, तो ये सबसे पहले अपना पैसा लेके एसबीआई ब्रांच में जाएगी और बोलेगी साहब मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू कर दीजिए। तो एसबीआई ब्रांच इनको एक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है जिसको इनको 15 दिनों में अपनी मनचाही राजनीतिक पार्टी को डोनेट करना होगा। ये जब 15 दिनों के अंदर अंदर राजनीतिक पार्टी रिसीव कर लेगी तो राजनीतिक पार्टियां फिर से एक बार बैंक जाएगी और अपने इस पैसे को अपने खाते में ले लेगी, कैश ले लेगी, तो इसका उपयोग फिर वो अपने खर्चों में कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया थी इसके तहत आने के लिए। लेकिन यहां पे 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड था यहां पर, इसका जो नेचर था वो बियरर इंस्ट्रूमेंट नेचर का था, यानी कि ये जिसके पास है ये उसी का माना जाएगा, इस पे कोई नाम नहीं है, इस पे कोई ऑथराइजेशन नहीं है। यूं मान लीजिए सरल भाषा में कि एक 500 का नोट है, जिसकी जेब में है उसी का है। तो इस पे अब तक कोई भी, इस पे जो था
वो आधिपत्य नहीं माना जाएगा। तो मतलब यदि मेरे ब्रीफ केस में है और मेरा ब्रीफ केस अगर खो गया है तो जिसे मिलेगा ये उसका हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी छुपाने की जो थी, ये वो जो मंशा थी, यहाँ पे एक शंका पैदा हो रही थी। इसमें कुछ खतरे थे। खतरे ये कि ऐसा भी तो हो सकता है कि देश में जो अस्थिरता फैलाने वाली राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इसका उपयोग करें, बाहर से पैसा, देश के बाहर से पैसा आए और वे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड उनको खरीद लें और राजनीतिक पार्टियों को दे दें और फिर राजनीतिक पार्टियां उनके हिसाब से अपने फैसले ले। तो देश में, देश की जो सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं था। ऐसा भी कहा गया था इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं है, इसमें कोई आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोजर नहीं है। लेकिन ये बात आगे चल के गलत साबित हुई। जब इस इलेक्टोरल बोर्ड पर यूवी रेज डाली गई तो देखा गया कि इसमें एक सीक्रेट सीरियल नंबर है। ये तब दिख रहा था जब इस पे स्पेशल यूवी रेज जो डालते हैं तभी दिख रहा था। तो जब एसबीआई से पूछा गया, भाई आप तो कह रहे थे कि इस पे कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस पे सीरियल नंबर क्या कर रहा है, तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया कि साहब ये हमारे रिकॉर्ड के लिए है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन आदमी कितने इलेक्टोरल बॉन्ड ले गया है। तो हमारे सिस्टम में भी तो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी इलेक्टोरल बॉन्ड बना के बेचना शुरू कर देंगे और हम कभी ट्रेस नहीं कर पाएंगे। बात बिल्कुल ठीक थी, एसबीआई ने इसका एक्सप्लेनेशन सही दिया। लेकिन इसमें एक और समस्या थी कि इसकी पूरी जो जानकारी थी एसबीआई को पता थी। एसबीआई को पता है यानी कि सरकार को पता है, क्योंकि एसबीआई है पूरी तरीके से वो केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक होने का अर्थ ये है कि इसका पूरा कंट्रोल जो भी सरकार रहेगी ऊपर उस पर रहेगा। यानी कि किसी को पता नहीं है, यानी कि कॉमन मैन को नहीं मालूम कि पैसा कहां जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम कि पैसा कहां जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मालूम पैसा कहां जा रहा है और अपोजिशन जो पार्टी है उनको नहीं मालूम कि पैसा कहां जा रहा है। सिर्फ यहां पे जो पैसा देने वाले हैं उनको पता है और एसबीआई के थ्रू सरकार को पता है, क्योंकि सरकार कभी भी पता कर सकती है कि पैसा किस किस पार्टी ने दिया है। यहां एक सबसे बड़ी पेच ये है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसको ये पता पड़ जाएगा कि उसकी अपोजिशन पार्टियों को किस किस कंपनी ने पैसा दिया है और फिर वो उनको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज ऑब्जेक्शन में आनी शुरू हुई कि यार साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये जो चीज आई है ये कंट्रोवर्शियल है और इस चीज को लेकर लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सरकार, जो भी सरकार है वो इसका मनचाहा उपयोग कर सकती है और ये जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात थी वो एक जैसी लग नहीं रही थी। अब इस चीज को ऐसे समझते, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे एक सिगरेट बनाने की कंपनी है, मेरी कंपनी सिगरेट बनाती है और मैंने ये अपना जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मैं देना चाहता हूं किसी पार्टी को। तो मैं एसबीआई गया और एसबीआई से मैंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और मैंने अच्छा खासा करोड़ों रुपए के अंदर जो मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके मैंने मनचाही राजनीतिक पार्टी को मैंने पैसा दे दिया। अब राजनीतिक पार्टी के सामने एक समस्या ये आई, जब सरकार में आए तो इनके सामने ये देखा कि देश में कैंसर बहुत फैल रहा है। बहुत से लोग हैं जो टोबैको यूज के कारण, सिगरेट पीने के कारण, तंबाकू के कारण मर रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। तो सरकार क्या कर रही है, एक एंटी टोबैको पॉलिसी लाना चाहती है जिसमें बैन करना चाहती है, तंबाकू उत्पाद जितने भी हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाना चाहती है। ये सरकार की मंशा होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ऐसे पेशेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है। तो क्या सरकार ऐसी पॉलिसी लाएगी? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जिस राजनीतिक पार्टी ने इतना बड़ा चंदा लिया है इस कंपनी से, तो ये कंपनी चाहेगी कि इसके फेवर में पॉलिसी बने। जब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने हिसाब से इन नियमों को बनवाती हैं राजनीतिक पार्टियों से, तो इस टाइप की जो पॉलिसी उसको हम कहते हैं क्विड प्रो को, यानी कि इस हाथ दे उस हाथ ले, और ऐसा एक्चुअल में होता है दोस्तों। तो ये सब चीजें जब होने लगी तो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और जब वहां पे जाके सारी चीजों को रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे राजनीतिक पार्टियों से। तो पहला जो सवाल था उन्होंने था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन को आपने छुपा रखा है। तो राजनीतिक पार्टियों ने बोला कि साहब राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, उन्होंने बोला कि इसके तहत हम किसी की आइडेंटिटी को हम रिवील नहीं कर सकते हैं, उसके कारोबार को खतरा है, उसको खतरा है। तब यहां पे आर्ग्यूमेंट दिया गया कि यहां पे जो है आदमी नहीं है, यहां पे सामने कंपनी है, तो आपकी जो दलील है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन वायलेट्स आर्टिकल 19(1)(a, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता, ना तो कॉमन मैन को पता है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, ना अपोजिशन को पता है। सिर्फ एक जो रूलिंग पार्टी है उसको अच्छे से मालूम है कि कितना पैसा आ रहा है और वो अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकती है।
तो इसके तहत ये ग्राउंड बनता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए। तो पहला जो ग्राउंड था वो बड़ा सॉलिड था। दूसरा जो ग्राउंड था वो उनके पास ये था कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन, ऐसी कंपनीज जो घाटे में चल रही है, जिसका टोटल जो प्रॉफिट है वो 200 करोड़ है और वो 1200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दान दे रही है, राजनीतिक चंदा दे रही है। तो ये बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं लगती है। कहीं कहीं तक कोई लॉजिकली बात ये समझ में नहीं आती कि ऐसी कंपनी जो घाटे में चल रही है और करोड़ों रुपया वो दान दे रही है, ऐसा क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है कि वो इतना पैसा दान कर रही है। तो ये जो है इस चीज को उन्होंने फिर से और फ्री और फेयर इलेक्शन जो आर्टिकल 14 है इसके तहत इसका वायलेशन माना कि ये एक फंडामेंटल जो है बात है जो संविधान का, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया। तो ये क्विड प्रो क्वो की जो राजनीति है वो यहां पर नहीं चलेगी। और इन दोनों बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मेथड है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसको यहां से हटा देना चाहिए। और इसी फैसले के चलते चलते 15 फरवरी 2024 को इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए हटा दिया गया। तो ये इस तरीके से आपने इस पूरे माजरे को समझा। और मैं आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपके हिसाब से किस तरीके से आना चाहिए था और क्या ये वास्तविक रूप में सही है, गलत है। जो कुछ भी आपकी ओपिनियन हो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।